हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा वीडियो है वो नीट का 2024 का क्वेश्चन मैंने लिया आपके लिए। चैप्टर है न्यूक्लियाई और टॉपिक है न्यूक्लियर एमिशंस। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एलिमेंट दिखा है जिसका एटॉमिक नंबर 82 है और एटॉमिक मास नंबर 290 है। कुछ एमिशंस दिखाया है और फाइनल प्रोडक्ट क्यू मिला है और बोला है कि इस क्यू का एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या हो। अब जैसे कि मैं हर अपने वीडियो में करता हूं, मैं हमेशा सिर्फ डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, मैं उसके पीछे का जो कंसेप्ट है, थियरी है, वो भी समझाता हूं। कारण एक ही है कि सिर्फ आपको ये न्यूमेरिकली नहीं आना चाहिए, इससे रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन अगर होगा तो आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी हैवी एलिमेंट डीके, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके या न्यूक्लियर एमिशन। एमिशन क्यों करता है? अब देखिए, जब हम किसी न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस, अभी न्यूक्लियस में हम जानते हैं प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, नो चार्ज। जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जिनका साइज छोटा होता है न्यूक्लियस का, जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता एमिशन का। उसके पीछे का कारण मैं आपको बता रहा हूं। इसमें दो फोर्सेस की बात होती है। एक फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा है न्यूक्लियर। टाइप्स ऑफ फोर्स में आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक यू कैन से इज लॉन्ग रेंज और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज। ये समझना इसलिए जरूरी है, तभी आपको समझेगा कि डीके या एमिशन क्यों होता है। अब देखिए, जो छोटे न्यूक्लियर जिनका एटॉमिक नंबर कम है, तो उनका न्यूक्लियस का साइज भी छोटा है। ठीक है। अब हम जानते हैं, अभी क्वेश्चन ये होगा कि सर न्यूक्लियस में देखिए इतने प्रोटॉन्स है पॉजिटिवली चार्ज, लाइक, और हम जानते हैं बाय कूलम्स लॉ लाइक चार्जेस रिपेल करेगा। अगर लाइक चार्जेस रिपेल करेगा मतलब उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनको रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन अब रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद वो छोटे जो एटॉमिक नंबर जिनका कम है वो स्टेबल रहते हैं। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण है कि उनके जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, आपका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का जो बाइंडिंग फोर्स या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो बाइंडिंग फोर्स है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है उनके आपस में जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स है, लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर छोटा है, जिनका न्यूक्लियस का साइज छोटा है, उनके जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं स्मॉल साइज में, स्मॉल साइज का जो न्यूक्लियस होता है, उनके जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं दैट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्ट्रांग होते हैं, तो बावजूद कि प्रोटॉन्स रिपल्सिव है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो होल्ड करके रखता है और आपका न्यूक्लियस स्टेबल होता है, उसमें कोई भी अनस्टेबिलिटी नहीं होती है, इंस्टेबिलिटी नहीं होती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, कब बढ़ेगा? जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, है ना। तो 82 तक जब पहुंचता है तो एटॉमिक नंबर, जैसे बेसिक तो हम बोलते हैं, हम जानते हैं कि सबसे स्टेबल हमारा आयन है जिसका एटॉमिक नंबर 56 है। जैसे धीरे धीरे और बढ़ेगा तो साइज बढ़ता जाएगा। अब साइज बढ़ेगा तो देखिए क्या होगा, साइज बढ़ेगा तो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा। लेकिन ये देखा गया है कि प्रोटॉन्स का नंबर तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स उस प्रोपोर्शनली में नहीं बढ़ता। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है, जब साइज बढ़ जाती है तो न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रेंथ वीक हो जाता है। पूछें कैसे वीक हो जाता है? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो भाई शॉर्ट रेंज फोर्स है ना। शॉर्ट रेंज का समझते हैं, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज मतलब 10⁻⁻15 मीटर। इतने कम डिस्टेंस पे ही वो इफेक्टिव है, उससे डिस्टेंस बढ़ गया तो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाता है तो ये वीक हो जाते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हावी हो जाते हैं उनके ऊपर, उनकी ओवर पावर कर लेते हैं। बोलते नहीं, अब हम पावरफुल है, अब हमारा रिपल्सिव फोर्स पावरफुल है, अब हम इसमें से निकलना चाहते हैं, इस न्यूक्लियस में से हमको निकलने का है। अब तक क्या था, इसने उन लोगों को बांध के, जैसे होता है ना घर में कोई बड़ा आदमी की पूरी फैमिली को होल्ड करके रखता है। लेकिन कभी ऐसा होता है, बहुत लोग होते हैं बोलते हमको हटने का यहाँ से, जब वो उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो जब बड़ा न्यूक्लियस हो जाता है उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर एम्पावर हो जाता है, पावरफुल हो जाता है उससे ज्यादा, वो उससे निकलना चाहता है। तो वो उस समय हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया है, न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। और जिस समय न्यूक्लियर अनस्टेबल हो जाता है तब फिर उसमें से कुछ एमिशंस निकलते हैं, जिसको हम डीके, रेडियो एक्टिव डीके या न्यूक्लियर एमिशंस।
अब मैं उस टॉपिक पे आता हूं क्योंकि ये टॉपिक उसी पे है, एमिशन पे। अब आपका जो न्यूक्लियर एमिशन होता है, न्यूक्लियर एमिशन बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। अभी अल्फा में क्या होता है, अल्फा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल से और बीटा को ये सिंबल से। अल्फा एमिशन में मतलब क्या होता है, इसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन निकलते हैं, दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन। तो हम लोग बोल सकते हैं दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, तो भाई हीलियम एटम का, हीलियम को रिप्रेजेंट करता है 2 और 4, क्योंकि दो प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 2 और दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन मिला के मास नंबर 4 हो जाता है। सो अल्फा पार्टिकल रिप्रेजेंट्स अ हीलियम एटम, रिप्रेजेंट, हीलियम नहीं बोलेगा, इट रिप्रेजेंट्स अ हीलियम एटम। इसका मतलब जब न्यूक्लियर एमिशन में से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो मैं लिख रहा हूं, यहां ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियर एमिशन में जब अल्फा पार्टिकल सपोज एक x है, इसका एटॉमिक नंबर z है, मास नंबर a है, इसमें से जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा, इसका मतलब है इसमें से दो प्रोटॉन निकला, दो प्रोटॉन निकला मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया, और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिला के एटॉमिक मास नंबर 4 निकल गया, तो 4 से कम हो गया, तो हो जाएगा A-4। तो क्या याद रखने का, जब भी किसी हेवी एलिमेंट, जब भी रेडियोएक्टिव डीके होता है और उसमें से जब अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है और एटॉमिक मास नंबर 4 से कम होता है। मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया ऐसा क्यों होता है। अब आते हैं बीटा डीके। अच्छा, बीटा डीके भी दो तरह का होता है, बीटा डीके अपने आप में दो तरह का होता है। क्या होता है, एक में क्या होता है कि न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन वो टूट जाता है दो पार्ट में, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये है। दूसरा क्या होता है, दूसरे प्रोटॉन टूटता है दो पार्ट में, न्यूट्रॉन एंड ई प्लस को बोलते हैं पॉजिटिव। तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं है, तो उसको टूटना होगा तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में टूटना पड़ेगा। प्रोटॉन का तो पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं है, तो उसका जो दूसरा पार्टिकल है उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिट्रॉन। ठीक है। अब देखिए बीटा एमिशन में होता क्या है, जब न्यूट्रॉन टूटता है ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, वो बाहर नहीं आता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो देखिए एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा E-। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आया मतलब अंदर प्रोटॉन, देखिए पहले न्यूट्रॉन था तो चार्ज नहीं था, तो उसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किया तो चार्ज अभी भी सेम है ना, प्लस माइनस है, लेकिन माइनस निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, तो Z जो हो गया वो हो गया Z+1। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को हम लोग मास नेग्लिजिबल बोलते हैं, तो मास पे कोई फर्क नहीं रहा, तो ये यही रहेगा। इसका मतलब जब भी बीटा, इसको हम लोग बीटा एमिशन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन, दोनों एक ही है। देखिए यहाँ पे आपका बीटा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दोनों का मतलब यही है। तो उसमें क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है जबकि मास नंबर फिक्स रहता है। अच्छा, दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा पॉसिबिलिटी इसको, इसका दूसरा भी नाम, इसको बोलते हैं बीटा प्लस डीके। प्लस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, इसके जो पॉजिट्रॉन वो है, इसलिए इसका दूसरा भी नाम है बीटा प्लस डीके। इसमें क्या होता है, आपका प्रोटॉन दो पार्ट में टूटता है, एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहेगा, पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा। व्हाट इज पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, नो मास, नेग्लिजिबल मास, लेकिन चार्ज प्लस है उसका, वो होना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रोटॉन अगर टूट रहा है तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिविटी तो रहनी चाहिए, तो वो इसमें रहती है पॉजिट्रॉन में। तो अगर पॉजिट्रॉन का पॉजिटिविटी गया बाहर, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन या पॉजिटिविटी कमी हो गई, इसका मतलब है एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा। तो जब ये पॉजिट्रॉन निकलेगा, तो जो आपका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर, उसमें क्या होगा, आपका जो एटॉमिक नंबर है वो एक प्लस बाहर निकल गया, तो 1 से कम हो जाएगा। और ये मैंने जब क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जैसा ही उसका मास वास मतलब नेग्लिजिबल मास है, तो मास नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मैंने आपको तीनों के रूल्स समझा दिए, क्या होता है जब अल्फा एमिशन होता है, क्या होता है जब बीटा इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, और क्या होता है जब पॉजिट्रॉन जो बीटा प्लस एमिशन होता है, तो क्या होता है। ये तीन अगर आपको समझ में आ गया तो हम उस क्वेश्चन पे आएंगे, और उस क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं रहेगा। देख लेते चलिए क्वेश्चन क्या है। तो ये आपका x है, ये 82 है और यहाँ पे 290 है, इसमें से अल्फा निकला, हमको y बताना है।
ध्यान से देखिए, अल्फा का मैंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा 82 का 80 हो जाएगा, मास नंबर 4 से कम होगा 290 का 286 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, E प्लस पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का मैंने आपको क्या बोला, एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा, 80 का हो जाएगा 79, मास नंबर वही रहेगा 286। आगे बढ़ते हैं, बीटा माइनस, बीटा माइनस मतलब यही है, इलेक्ट्रॉन माइनस वही है, इसमें क्या होगा, मास नंबर वही रहेगा 286, ये आपका एक बढ़ जाएगा तो ये जाएगा 80। एंड द लास्ट वन है E माइनस, वो भी बीटा ही है, बीटा एमिशन ही है, E माइनस का वही रहेगा आपका, ये एक से बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 81, मास एटॉमिक नंबर 81 हो जाएगा, मास नंबर में कोई बदलाव नहीं 286। So 81 and 286, the option is B. I hope you understood. मैंने इसलिए ये क्यों समझाया, ये छोड़िए, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना, तो अगर आपको एक कंसेप्ट आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इस पे कोई भी तरीका आप समझ गए ना, बीटा का दो तरह का एमिशन है, अल्फा का ए है। अल्फा को हम हीलियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्फा जब एमिट होता है तो उसमें से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के पार्ट में वो चीज बाहर आती है, उस फॉर्म में वो चीज बाहर आती है जिसको हम हीलियम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये अल्फा, दिस बीटा, उसके हिसाब से एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज होता है। अल्फा में एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों चेंज होता है, लेकिन बीटा में मास नंबर चेंज नहीं होता, सिर्फ एटॉमिक नंबर चेंज होता है। उसमें भी नेगेटिव होगा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, और पॉजिट्रॉन होगा तो एटॉमिक नंबर 1 से घट जाएगा। इतना सा आपको याद रखना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ये आपका है नीट का 2024 का क्वेश्चन, 4 मार्क का, है कि नहीं इजी। तो ये आपके लिए, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, आप अपना फॉर्मूला बुक बनाना शुरू करिए। अगर नहीं किया है, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने हाथों से लिखना है, चैप्टर वाइज जो चैप्टर आपका हो गया है, फॉर्मूला बुक पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बुक बनाइए, चैप्टर वाइज बनाते जाइए। और जब सम्स प्रैक्टिस करें, फर्स्ट टाइम आप नॉर्मली प्रैक्टिस करिए चैप्टर में पूरा हर एक टॉपिक वाइज। उसके बाद जब आप सेकेंड थर्ड टाइम प्रैक्टिस करें ना, तो अलग अलग चैप्टर से सम उठाइए, रैंडम उठाइए, फॉर्मूला बुक सामने रखिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला समझिए और सॉल्व करिए। प्रॉब्लम हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन टेंशन लेने का नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में वो आदत डाल रहे हैं जो आप एग्जाम में फेस करने वाले हैं। क्या कि एग्जाम में क्वेश्चन रैंडमली आने वाला है ना, तो उसकी आदत तो डालनी चाहिए। तो कोई बताता नहीं है कि हमको वो भी तो आदत डालनी है, एग्जाम की आदत कि रैंडम क्वेश्चन आते हैं तो हमको रैंडम प्रैक्टिस भी होनी चाहिए उसकी। तो ये आपको स्टार्ट करिए। देखिए मैंने अपने, इसीलिए मैं अपना जो प्लेलिस्ट है जिसमें सीईटी है, जेईई मेंस है, नीट है, एडवांस है, उसमें मैं रैंडम क्वेश्चंस ही लाता हूँ। कारण यही है, मैं चाहता हूँ कि आप रैंडम क्वेश्चन देखिए और देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप खुद सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ये आपके लिए भी एक चैलेंज हो जाता है कि नहीं। और ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगे इस मेथड से, तो आप देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस फिजिक्स में इम्प्रूव हो रहा है, ये आप डेफिनेटली देखेंगे। इसलिए मैं ऐसे वीडियोज आपके ला रहा हूँ और वीडियो लाता रहूँगा। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।